अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। थोड़ा सा पहले हम सोचना स्टार्ट हुए कि इतनी गुड मॉर्निंग है कि नहीं, लेकिन हमने डिसाइड किया वी आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इट एंड वी आर गोइंग टू विल इट टू हैपन। मुश्किलात तो ऑब्वियसली है। दूसरी बात ये है कि देखिए जो नामज़ायद हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो तो हैं ही। इससे हम नजरें नहीं चुरा रहे, लेकिन एट द सेम टाइम हमें जिंदा रहना है, हमें आगे बढ़ना है और हम में से कोई तो हो, हम में से लोग मौजूद तो रहें जिनको पाकिस्तान के आगे बढ़ने पर यकीन हो, क्योंकि ये यकीन बहुत ज़रूरी है। और आप ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस को कि इंशाअल्लाह इससे मुश्किल हालात भी इस मुल्क ने देखे हैं, लेकिन निकल ही गए, आगे बढ़ी गए। आज आप जहाँ डिबेटेबल कि क्या हमने इससे ज्यादा मुश्किल हालात पाकिस्तान में देखे हैं कि नहीं, ये इस पे एक पूरी एक डिस्कशन डिबेट हो सकती है। उस वक्त के हिसाब से जब हमने एटमी धमाके किए थे और मामलात थे, दहशतगर्दी थी, उनकी नौयत मुख्तलिफ हो सकती थी, उनकी नौयत मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन वो भी वक्त था जब जुमे की नमाज के लिए माएँ बच्चों को भेजती थी और उन्हें ये नहीं पता होता था कि बच्चा सही वापस आएगा कि नहीं आएगा। अमन और अमान के हवाले से इतने बुरे हालात थे, तो वो भी वी हैव सीन इट बट वी ओवरकेम इट। सो इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएंगे। हमें पता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हमें थोड़ी सी डाइवर्जन चाहिए होती है और डाइवर्जन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसे हालात में आपको पता है कि हमारे लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि हम कोई अच्छी अच्छी खबरें ढूंढ के लाएं, और ऑब्वियसली वरना तो हम जो स्टार्ट करेंगे बात तो फिर तो हम चीनी की महंगाई से ही शुरू करते, लेकिन नहीं, हमने ये नहीं करना। अच्छी खबरें भी हमारे पास हैं, जैसे कि क्रिकेट। तो पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम कमाल कर रही है वैसे आजकल। उन्होंने साउथ अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम को दूसरे T20 में 7 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 का फैसला कुन बर्तरी जो है वो हासिल कर ली है। आपको पता ही है की फैसला कुन बर्तरी। अच्छा चले, ओके, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की काम में थोड़ा सा फर्क कर जाते हैं, वो तो कबूल है अभी सारों को, तो मुझे भी कबूल करना। अच्छा, कराची में मैच हुआ और होने वाले मैच में जनूबी अफ्रीका वेमेन ने 3 विकेटों पर 150 रन बनाए। पाकिस्तान वेमेन ने हदफ 5 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच सिद्रा अमीन करार पाई। करियर बेस्ट 61 रन की इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों का सहारा लिया। नाकाबिले शिकस्त रहने वाली बैटर्स मुबीना अली और आलिया रियाज ने मैच को फिनिश किया और मुनीबा ने सिर्फ 15 गेंदों पर 26 रन बनाए। आलिया रियाज ने 18 गेंदों पर 31 रन की बरखफ्तार इनिंग खेली, जिसमें 2 बुलंदोबाला छक्के भी शामिल थे। शाहीन शाह अफरीदी ने भारतीय बैटर्स की एक न चलने दी। रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत 4 बैटर्स को पेविलियन की राह दिखाई। आपने टोन देखिए, बदल जाती है शाहीन और उसकी परफॉर्मेंस। अच्छा, एक करके दिखाएंगे ना आपने, मतलब हमने सिर्फ एंजॉय से लेना। पूरा मैच तो हुआ नहीं, लेकिन जितना हुआ उसमें भी हमने काफी कमा लिया। सो लेट अस सी दैट। अनबिलीवेबल। दे वर, आवर बॉयज वर ऑन फायर। शाहीन ने एक और एजाज भी अपने नाम किया और वो पहले बॉलर हैं जिन्होंने किसी वनडे मैच की एक इनिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को बोल्ड किया है। सो किल्लियां उड़ाना जिसे कहते हैं, बिल्कुल वो हुआ और उसका मजा ही और होता है। अच्छा, उसके बाद ना, आई एम सॉरी टू से, आई मीन लाइक ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट ऑल टीम्स एंड बेशक इंडिया हो, जो भी और टीम्स हो, देखिए एक जो शॉक होता है ना बैटर की शक्ल पे जब वो आउट होता है, वो जरा अच्छा लगता है। तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली जब व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, बिकॉज वो खास तौर पे जब रोहित शर्मा की विकेट उड़ी है ना, तो जब विराट की शक्ल भी देखी। अच्छा चलिए, शाहीन तो आपको पता ही है माशाल्लाह, अल्लाह मियां ने नज़र कभी ना लगाए किसी की और ये इसी तरह परफॉर्म करते रहे और कभी इंजर ना हो, जो कि हमें लग रहा था। फील्डिंग में ज़रा मोहतात हो रहे हैं, गैर ज़रूरी डाइवें मारने से इज्तनाब कर रहे हैं एंड राइटली सोने करना भी चाहिए था। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हम हमारे स्टार, एक और स्टार, अब ये स्टार इन मेकिंग से अगली कैटेगरी में आ चुके हैं, क्योंकि ये स्टार बन चुके हैं। नसीम शाह, आपके फेवरेट। इज देयर एनी डाउट? ऑफ कोर्स ही इज अ स्टार। मेरा ख्याल है ही वाज अ स्टार द मोमेंट ही केम ऑन द सीन। हाँ, और इसमें जाहिर है इनकी गुड लुक्स का कमाल तो है ही, लेकिन इनकी सुपर्ब परफॉर्मेंस भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। शुरू में थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हुआ इनका, फिर उन्होंने लेकिन क्या खूबसूरती से इन्होंने फिर गेंदें कराई बाद में, और यू नो इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। फिर हारिस रऊफ ने शाहीन शाह का भरपूर साथ देते हुए 3-3 भारतीय बैटर्स को चलता किया। सो हमारा जो पेसर्स अटैक है ना, नसीम, हारिस एंड शाहीन, बस क्या कहें, माशाअल्लाह ही कह सकते हैं। मतलब we started on such a positive note and energy. A lot of the times we talk about body language and all. Fine match तो बारिश की नज़र हो ही गया, लेकिन जिसको कहते हैं ना, हम सही डायरेक्शन में थे।
सो दैट वाज वेरी गुड। बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहा कि बारिश हो गई। और आपको ये भी बता दें कि बारिश तो ऑलमोस्ट हर मैच में ही अभी आगे जो एशिया कप के श्रीलंका में मैचेस हैं तो बारिश की फोरकास्ट तो है। थोड़ी सी ऐसी बातें भी हो रही हैं इमरजेंसी में कि सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए, बिकॉज इस तरह कैसे चलेगा उसके लिए क्या तैयारी होने जा रही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इजलास भी बुला लिया है। पाकिस्तान का अभी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है क्योंकि कोलंबो वगैरह में मुसलसल बारिशों की पेशगोई है। बहुत सी चमागोइयाँ इस पे भी हो रही हैं कि यूएई में पहले भी हो चुका है एशिया कप, फिर IPL में भी गर्मी थी, तो इस दफ़ा क्या था कि श्रीलंका ही मूव किया गया। सो वो जो शाह साहब तो गर्मी और मौसम का सिचुएशन थी तो गर्मी इज डेफिनेटली मोर एक्सेप्टेबल देन बारिश, बिकॉज बारिश में तो मैच हो ही नहीं सकता ना, तो फिर तो आप कर ही नहीं रहे। इट्स नॉट रग्बी कि आप बारिश में तो क्या मुबैना तौर पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को फेवर देने के लिए ये किया गया तमाम मामला, क्योंकि इससे बहुत सारी अपनी ICC की पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है अपेरेंटली। सबसे बड़ा अफसोस जो मुझे होता है ना जब ऐसी डिस्कशन होती है कि ये पाकिस्तान में ही होना चाहिए। इट शुड हैव ऑलवेज बीन हियर, इट शुड हैव नेवर बीन मूव टू एनीवेयर। लेकिन ऑफ कोर्स एक मुल्क जिसने कोरोना डाला हुआ था कि हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, उनका एक कहीं और हो जाता, बाकी सारे पाकिस्तान में होते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मतलब आप खिलाड़ियों को देखें, मिल रहे हैं, ठट्ठे लगा रहे हैं, खुशगप्पियाँ हो रही हैं, गले लग रहे हैं, खुशगप्पियाँ हो रही हैं, गले लग रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। मतलब खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, हम होस्ट करना चाहते हैं, बस चूंकि कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों और हुकूमतों को तकलीफ है, हुकूमत को प्रिसाइसली भारतीय हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, तो नहीं होने देंगे। Which is very very strange, क्योंकि तो फिर पाबंदी लगाते हैं ना अपने कि जी विराट कोहली मिलेगा नहीं जाके। ये भी मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे बीच में एक आयरन वॉल खड़ी कर देना कि एक दूसरे की तरफ देख भी ना सके। दे आर ओके, दे आर फाइन, एक दूसरे को हाई फाइव्स हो रहे हैं। खैर, रोकना चाहेंगे तो किस चीज को रोकेंगे? हवाओं को। और बाय द वे पाकिस्तान तो इंडिया जाएगा ना वर्ल्ड कप के लिए, तो प्रॉब्लम किधर से है? The other side. उसका वैसे हतमी फैसला हो गया नहीं हुआ, पता नहीं मुझे। अभी तक ना तो नहीं हुई ना, इन्होंने शुरू में ही कह दिया था हो गया, अभी जाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और अब हम हर थोड़े दिन बाद हम आपको ये बताते हैं, हर थोड़े दिन बाद या महीनों बाद या चले मैक्सिमम साल गुजर जाता होगा कि नाजायज मुनाफाखोरों के आगे हुकूमत की एक नहीं चल रही, और इस मरतबा भी वही हो रहा। हुआ ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आपको पता ही है कि चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है माशाल्लाह। और कोयटा में चीनी की कीमत 15 रुपए इजाफे के बाद 205 रुपए फ़ी किलो हो गई है। पेशावर की आम मार्केट्स जो होती हैं उनमें 100 रुपए फ़ी किलो मिलने वाली चीनी अब 200 रुपए में फ़रोख्त हो रही है, डबल यानी बेसिकली हो गई है। फैसलाबाद में भी चीनी 200 रुपए फ़ी किलो हो गई है। और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का इशू ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मुल्क में हमेशा से ही रहा है। दिस इज़ नथिंग न्यू कि हम कहें कि हो है, पहले तो ऐसा हुआ नहीं, होता रहा है। और आम तौर पर सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करती थीं या आवाम को चीनी के कम इस्तेमाल के मशवरे भी देते थे। और क्योंकि सभी सियासी जमातों में ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद हैं ना जो इनकी शुगर मिले हैं, जो बेनिफिट कर रहे हैं ना इस चीज़ से, तो वो तो फिर आपको यही इस किस्म की एडवाइस देंगे। क्या क्या कहते थे एक दफ़ा देख लें। जब चीनी एक्सपोर्ट की गई इनके ज़माने में 52 रुपए चीनी थी, 52 रुपए। दोनों हाथों से कौम को लूटा गया और फिर वक्त आया कि चीनी की कीमत 110 रुपए किलो तक जा पहुंची। शुगर एक्सपोर्ट की गई, शुगर इंपोर्ट की गई, कितना विंडफॉल प्रॉफिट लोगों की जेबों में गया। जिनको चोर कहता था उनके जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी। आज इस हाजी और साधु के वक्त में चीनी की क्या कीमत है? 120 रुपए किलो, वो भी कभी कभी मिलती भी नहीं है। वो दिन भी देखना पड़ रहा है जहां चीनी पेट्रोल से भी महंगा है। अच्छा जी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मुल्क में चीनी की वाफिर ज़ख़ायर होने का दावा करते हुए चीनी की कीमत में इजाफे की वजह नाक़िस गवर्नेंस और बेईमान कारोबारी तरीकों को करार दिया। साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल का कहना है कि स्मगलिंग, कार्टेलाइजेशन और माफिया को तोड़ने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये तो हमें पता ही है, मतलब करना क्या था और करना किसने था। आते हैं तो क्या हो रहा है, सुन लें क्या कहते रहे हैं लोग। कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो ही फैसला करती है कि हमें किस चीज़ को इंपोर्ट करना है, किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है। और अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई तो उसकी इजाज़त वजारत तिजारत ने ही दी है और उन्हीं की वजह से काबीना भी उसको ज़ेरे गौर लाती है। जहाँ तक स्मगलिंग का ताल्लुक है, ये मसला अब किसी भी हुकूमत से शायद बड़ा हो चुका है
पाकिस्तान को हमने अगर कामयाब करना है तो पाकिस्तान पे जो एलीट कैप्चर है, जो कार्टल्स का कैप्चर है, जो मुख्तलिफ माफियाज का कैप्चर है, इससे हमें रियासत को आज़ाद कराना होगा। और इसके अंदर जो स्मगलिंग का भी एक बहुत अहम माफिया है, जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, उस पर क्रैक डाउन करना पड़ेगा। इसी तरह जो हमारी शुगर की इंडस्ट्री है, ये एक एलीट तबके की इंडस्ट्री है। अच्छा, नथिंग न्यू देयर, ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन सुनते ही आ रहे हैं, पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता। वजारत फूड सिक्योरिटी ने भी यकीन दहानी कराई है कि चीनी की 2 माह से ज़ायद ज़रूरत के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं। शुगर मिल मालकान का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि चीनी की स्मगलिंग हो रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक 1 साल के दौरान चीनी की कीमत में 70.6% जो है वो इजाफा हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है बाय द वे। और निगरान वज़ीर आज़म चीनी महंगी होने की वजूहात तो बता रहे हैं, लेकिन काकर साहब उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों, स्मगलर्स और नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालना भी आपका ही काम है। खैर, कुछ अब अहम मुलाकातें कराची में भी हुई हैं और आपको पता है उसमें भी ये बताया गया है कारोबारी अहम शख्सियात को कि भाई ये स्मगलिंग वगैरह का मामला बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। मतलब ये बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, ये कोई सजेशन से नहीं होने वाला, कोई एक्शन होना पड़ेगा या एक्शन हमें होपफुली नजर आना शुरू हो जाएंगे। बट इट इज़ अ टॉल ऑर्डर, ये पूरा एक सिस्टम के तहत सारा कुछ दहाइयों से हो रहा है, चाहे वो ईरान के बॉर्डर पे हमारे मामलात चल रहे हों स्मगलिंग से जुड़े, या फिर अफगान ट्रेड की आड़ में ये सारा कुछ हो रहा हो। आई एम सॉरी अब्दुल्ला, स्टॉप। ये वो चीज़ें होती है ना जिसमें ये कोई नई चीज़ नहीं है। एक सेकेंड, एक नई चीज़ नहीं है। हर हुकूमत आके यही कहती है, तो कितना होपफुल होंगे कि हम हो जाएगी। Nobody really does much about मुझे लगता है कि जब इसकी डेप्थ में जाते हैं ना कि अच्छा ये बंद होगा तो ये भी बंद हो जाएगा, हाँ ये बंद हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा, तो फिर पता लगता है अच्छा ये उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से हमने अज़्म का इजहार कर दिया है। लेट्स सी क्या होता है इस मरतबा। जवाद मालिक हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। जवाद बताइएगा, मतलब पेट्रोल आपको पता ही है किस तरह से लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फिर चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है, इनफैक्ट अबूर हो गई है। कितने रुपए किलो चीनी दस्तयाब है लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में? ये अब्दुल्ला बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त चीनी की जो सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसमें कभी तो होता था 1 रुपये इजाफा, 98 इजाफा हुआ, 50 पैसे, 75 पैसे, लेकिन अब तो 5-5, 10-10 रुपये इजाफा होता है। और इस वक्त हम ग्रीन टाउन मेन बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर थोक का रेट भी है और परचून का रेट भी है। तो इस वक्त जो परचून की कीमत है आम आदमी ख़रीदता है, जैसे मैं आता हूँ बाज़ार, तो इस वक्त 175 रुपये से लेकर 180 रुपये की किलो उसकी कीमत है। और हैरानगी की बात यह है कि इतनी होशरुबा और बुलंद तरीन सतह पर होने के बावजूद जो चीनी है आवाम को मिल नहीं रही। जो छोटी दुकानें हैं वहाँ से गायब हो गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़िला इंतज़ामिया ने मजबूर करती है कि जो सरकारी रेट है 98 रुपये 25 पैसे, उसके आसपास चीनी जो है फ़रोख्त करें, 125 रुपये करें, 130, 135 करें। तो ये आम दुकानदार के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि पीछे से जब चीनी महंगी आएगी, डीलर महंगी देगा, तो जो आम दुकानदार है उसको सस्ती चीनी उसे बेचना उसके लिए मुमकिन नहीं है। तो इसके हवाले से एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो सारा इशू हुआ वो मिली भगत से हुआ। शुगर मिल मालकान को भी पता था, जो पिछली ECC कमेटी की मीटिंग थी, वज़ीर ख़जाना से साबिक, उनको भी पता था कि अगर हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो यही सूरत हाल होगी। और उसके बाद एक इन्होंने नई चाल चली कि यहाँ पे हाई कोर्ट से इन्होंने स्टे ले लिया 4 मई को। उस वक्त चीनी की कीमत 110 रुपये थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते आज 175 रुपये आ चुकी है। ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना चीनी की कीमत कम करने को तैयार है। और वज़ीर पंजाब जो इस वक्त बड़े फ़ाल नज़र आते हैं हॉस्पिटल्स में, रोड पर, सड़कों पर, लेकिन खाने पीने की चीज़ों पर बदकिस्मती है। एक आवाम के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। खाने पीने की चीज़ें काबू में नहीं हैं। चाहे अंडे हो जाए, अंडे आज 302 रुपये से क्रॉस कर गए हैं। मुर्गी जो है वो इस वक्त 560 रुपये किलो मिल रही है। दालें देख लें, माश की दाल देख लें, चने की दाल देख लें, कोई दाल 500-600 रुपये से कम नहीं है। जो मटन है 2100-2200 रुपये किलो जब होगा, एक आम आदमी कैसे खरीदेगा? तो ये कैसा अलमी है, ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल है। चीनी चले, चीनी थोड़ी सी कम इस्तेमाल कर लेंगे, घी, दाल और बाकी चीज़ें हैं। आटा जैसे देख लें इस वक्त 2829 रुपये का 20 किलो का थैला मिल रहा है। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। गवर्नमेंट को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको देखना चाहिए और इस बात को काबू करना चाहिए कि आवाम को सस्ती अशिया मिलें। लोगों की पहुँच से इसको चीज़ें बाहर हो चुकी हैं।
एब्सोल्युटली आप ठीक कह रहे हैं जवाद, और जाहिर है कि इस पे काम तो करने की, किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने मार्केट में खड़े होकर हमें दीगर कीमतों के हवाले से भी अपडेट किया है कि अगर एक आम आदमी का बजट, थैंक यू जवाद, अगर एक आम आदमी का बजट बनाने की कोशिश करें तो आप आधे में ही कहीं रुक जाएंगे। और चीनी भी, मैं आपको एक बात बताऊँ, शायद थोड़े लोग जो आसूदा हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी है ना, जिसने लिटरली मजदूरी करनी है, उसके लिए एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है चीनी, क्योंकि वो चाय में भी चीनी पीता है, वो शरबत भी पीता है आधे दिन में, और उसको जाहिर है अगर बाकी चीजें वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो एक कुछ तो लेना है ना, तो एक चीनी वाला लाल शरबत या किसी और चीज का शरबत उसे अगले 2 घंटे काम करने की एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, so, these are also the realities of life. इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। हम जरा ऑब्वियसली पता करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के शहर, खासतौर पे कराची का पता करेंगे कि यहाँ क्या हालात हैं चीनी के हवाले से। बट इन द मीन टाइम मूव ऑन करते हैं, और एक और आपको चीज़ बतानी है। आपको याद ही होगा कि हमारे शो पे एक बच्ची थी जिसने कोई कितने 25 मतलब एक्सेप्शनली टैलेंटेड, उनके IQ लेवल को बताया जा रहा है कि शायद आइंस्टाइन से भी ज़्यादा बुलंद है। और इनको सर्टनली हमने भी मदू किया, हमारे लिए भी एजाज़ की बात थी कि इस बच्ची से हमने दुनिया को इस बच्ची का तारुफ करवाया। हमने भी आपको दोबारा से दिखाई है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, तो नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने GCSE में तारीखी कामयाबी पर महानूर चीमा के एजाज़ में एक डिनर थ्रो किया, और मलाला यूसुफजई ने कहा कि वो पढ़ाई में नुमाया परफॉर्मेंस दिखाने पर महानूर पर ऑब्वियसली फ़ख्र महसूस कर रही है। यू नो हाउ मलाला इज़ अबाउट एजुकेशन, और हमारी कोई पाकिस्तानी बच्चियाँ ऐसा कर रही हों। सो इस डिनर में हमें मुर्तज़ा अली शापी नज़र आ रहे हैं, और मानूर के बहन भाई भी नज़र आ रहे हैं। नहीं तो बताया ना कि हमारे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन मुर्तज़ा, आपको पता ही है, पहुंच जाते हैं जहां भी इस तरह से पाकिस्तान का कोई भी शख्स और पर्टिकुलरली नौजवान कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे रहे हों जिस पे हमें फ़ख्र करना चाहिए। मुर्तज़ा इज़ ऑलवेज देयर। ओके, लेट्स वॉच। जो मलाला मिली है महानूर से, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और उन्होंने इकट्ठे डिनर भी किया। हम उनसे जो पाकिस्तान की जो फ़ख्र है दोनों बेटियां, उनसे हम बात करते हैं। मलाला मालूम कहती हैं कि उनके उनका जो बेडरूम है उसके जो पोस्टर उन्होंने आपके लगाए हुए, यहाँ पे लोगों ने हॉलीवुड और इस तरह के सेलिब्रिटीज़ के लगाए हुए, लेकिन कैसे देखते हैं आप मानूर की अचीवमेंट को 34 GCSE लेना? मैं महानूर पे बहुत फ़ख्र करती हूँ। महानूर ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई अपनी पढ़ाई में, ये बहुत ही फ़ख्र की बात है हम सब के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए, ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए भी। और महानूर ने बहुत सारे बच्चों और बच्चियों को इंस्पायर किया है, और मेरा ये ख्वाब है कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में हर एक बच्ची को तालीम मिले। तो जब मैं महानूर जैसी बच्ची को देखती हूँ जो इतनी मेहनत करती है, तो मुझे दिली खुशी महसूस होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक बच्ची दुनिया की हर एक कोने में अपने पढ़ाई में आगे जा सके। तो महानूर बाकी बच्चों को भी इंस्पायर कर रही है कि वो कुछ भी अचीव कर सकती है अपनी तालीम में, वो अच्छे ग्रेड्स ले सकती है, वो अपने ख्वाब पूरे कर सकती है। तो मैं महानूर के लिए बहुत खुश हूँ, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट इन व्हाट शी डज अहेड। मलाला, मुख्तलिफ जो लड़कियाँ लड़के अचीवमेंट्स उनकी होती है, लेकिन आपको कैसे लगा कि एक पाकिस्तानी लड़की का उसका इस स्केल पे, इस लेवल पे उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट करना, और फिर ये कि वो आपको इतना ज़्यादा आइडियलाइज करती है? मैं बस बहुत खुश हूँ, और मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चे जो है उनके ख्वाब होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं। आप अगर सोचें कितने सारे बच्चे हैं पाकिस्तान में और दुनिया में जिनको ये सहूलियात नहीं फराहम की जाती, जिनके स्कूल नहीं है, जिनके लिए अच्छे असातिज़ा नहीं है। तो अगर हम तालीम दें तमाम बच्चों को, तो आपको पता है इस तरह हमारे सामने बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं और आगे जाके वो डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। वो उम्मीद मिलती है कि हमारा मुस्तक़बिल जो वो रोशन हो सकता है। मानूर, आप बताइए कि आपको मलाला यूसुफजई, आपने तो बचपन से इनका नाम सुना होगा, कैसा लगा आपको मलाला यूसुफजई से मिलना, और एक आपका एक मतलब एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन है?
मेरे लिए तो अभी भी ये बहुत एक सरियल सिचुएशन है। मेरे तो चाइल्डहुड से एक इंस्पिरेशन जिन्होंने फ़ीमेल एजुकेशन में एक पाकिस्तान में पायनियर बनी और इतनी उन्होंने एम्पावरमेंट की कोशिश की और अभी भी वो कोशिश कर रही हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत सरियल मोमेंट है और ट्रूली ए ड्रीम कम ट्रू। मलाला ने आज आपको खाना भी खिलाया, ये बताइए, और काफ़ी बड़ी फेस थी, कैसा लगा आपको खाना? फूड वाज डिलिशियस। हैदराबादी बिरयानी हमने खाई, लाम चॉप्स बड़े मज़े के थे। थैंक यू सो मच। वंडरफुल जी। मैं साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ कि अगर हमें भी पता लग जाता कि डिनर के मेन्यू में क्या था तो हमारा टेबल ढूंढ रहे थे कि टेबल तो मैंने उस पे थोड़ी देर के लिए जो चीज़ें रखी हुई थी उस पे गौर करने की कोशिश की। हैदराबादी बिरयानी थी वैसे, बाय द वे, थोड़ा सा तो उन्होंने जिक्र किया। अच्छा, हैदराबादी बिरयानी। और क्या था, चॉप्स थे और चांपे और कोई पता नहीं। इतना मेरे लिए तो लाहौर में लक्ष्मी चौक पे चांपे खाई हैं। मैंने माशाल्लाह सब कुछ खाया हुआ है ना, यू नो आई लव फूड। अच्छा, एनीवे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। और क्या बताएं, ट्रॉफी के दौरे के बारे में बात करें या फिर कुछ सियासी मामलात हैं उनके बारे में आपको अपडेट दे दें। मेरा सियासी मामलात मेरा ख्याल है उनके बारे में आपको अपडेट देना भी ज़रूरी है। मेरा जवाब भी नहीं सुना, मैं कहने ही लगी थी। नहीं, मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया इतनी देर में, इसलिए मैं आपके बोलने से पहले बताना चाहता हूँ कि सियासी जमातों के बढ़ते मुतालबात पर इलेक्शन कमीशन ने घुटने टेक दिए। जल्द इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के एलानिया में बताया गया है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया 14 दिसंबर तक रखा था। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्का बंदियों की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने आम इंतखाबात से मुताल्लिक सलाह मशवरे के लिए मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की थी, जिसमें सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात जल्द कराने की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन इसी साल हो जाएं इसके इम्कानात जो हैं बहरहाल नज़र नहीं आ रहे। और एक्चुअली किसी से भी बात करें आप, किसी का भी पर्सपेक्टिव जाविया ले लें तो हर किसी को लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी बात सुने, अगर 30 नवंबर तक भी तो फिर भी फरवरी, लेट फरवरी या मार्च से पहले इंतखाबात ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हमारे अगर एक ज़ाहिर पूरे मुल्क पे इंतखाबात एक साथ ही होने हैं और एक साथ ही होने हैं तो फिर बहुत ठंड होती है बाज़ इलाकों में, वहाँ पे पोलिंग और ये तमाम सिलसिला नामुमकिन होता है, डूएबल ही नहीं है। बर्फ़ पड़ी होती है, रास्ते बंद होते हैं, सो वो फैक्टर्स भी मद्देनज़र रखने होते हैं। फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा लग रहा है कि ज़रा कुछ पेशरफ्त तेज की गई है, 15 दिन का फ़र्क आ गया है हल्का बंदियों के स्केड्यूल में। क्या उसके बाद भी सर इलेक्शन इस साल में होना नामुमकिन है? इलेक्शन जो है, जहां पहले इम्कान ये था कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में होने के इम्कान थे, अब ये जनवरी के तीसरे हफ्ते में इंतखाबात का इम्कान है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चंद रोज में, हमारी इतला के मुताबिक चंद रोज में उन्होंने इंतखाब की तारीख का ऐलान कर देना है। तारीख का ऐलान अलहदा होता है, शेड्यूल बाद में होता है, लेकिन जो तारीख का अनाउंसमेंट कर देगा इलेक्शन कमीशन, तो उसी तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे और तो उसके मुताबिक स्टेप बाई स्टेप कागजात नामजदगी से लेकर प्रिंटिंग तक सारा जो है वह शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो फिर कौम भी मुतमईन हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया। और एक बड़ी अहम बात यह है, हमारी माजी में ये रवायत रही है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान असम्बलियाँ डिसॉल्व करते थे आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत, तो फिर सदर मुमलिकत उसी दिन तारीख दे देते थे इलेक्शन की, फलां तारीख को इलेक्शन का। मसलन फारूक लगारी ने असम्बली डिसॉल्व की 6 नवंबर को 96 को, और उन्होंने कहा 3 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल देता है। अब तो के तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मिल गए हैं सेक्शन 57 के तहत। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डायरेक्ट इंतखाब का जो है डेट दे देगा और उसके मुताबिक आपकी जो है तमाम पाकिस्तान भर में एक ही इंतखाबात, पूरी कमांड जो है इलेक्शन की वो इलेक्शन कमीशन को मिल गई है सेक्शन 57 के बाद। इसलिए बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है कि ये इंशाल्लाह इलेक्शन जो है ये तकरीबन मुझे नजर आ रहा है कि ये 20 और 24 जनवरी को इंशाल्लाह इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो जाएगा।
ऑफ कोर्स सब कुछ हो जाएगा और डेट भी दे देंगे, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये होगा कब? क्योंकि 90 दिन में इंतखाबात आइन का तकाजा है और ज़्यादातर फरीकैन की ख्वाहिश भी यही है। तो आपकी नज़र में क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं कि इलेक्शन जल्द करवा सकते हो? ताख़ीर से ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पैदा होंगे और बढ़ेंगे। 90 रोज में इंतखाबात कराने के रास्ते में आइन का आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5 हायल है। उस आइन के आर्टिकल 51 सेक्शन 5 में अचानक ये 5 अगस्त को उस वक्त की साबका वफाकी हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन कर दिया मरदम शुमारी के हवाले से, तो फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड हो गया कि अब चूंकि गवर्नमेंट ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन, तो अब हम इसकी रोशनी में हल्का बंदी करवाएंगे। तो हल्का बंदियाँ करवाना ये भी आइन का तकाजा है, 90 दिन में इंतखाबात करना ये भी आइन का तकाजा है, लेकिन सारे आइनी मामला तय हो रहे हैं। आर्टिकल 51, आर्टिकल 224 और इसी तरह जो जितने भी आर्टिकल हैं वो साथ साथ जो है वो आइन के मुताबिक स्टेप बाई स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें कोई आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही, आइन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। एक ही रुकावट है, वो आइन का आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5। इसलिए इलेक्शन कमीशन पाबंद हो गया हल्का बंदियां करवाने का। तो जाहिर है कि तमाम अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों को अपना टाइम शेड्यूल कम कर दिया है, तो नजर आ रहा है कि ये इंतखाबात जो है जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसका इनेकाद हो जाएगा। अच्छा साहब, हल्का बंदियों के अमल पर अभी से कुछ सवालात पैदा होना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान और सिंध के अंदर शहरी और दही इलाकों के हल्कों की तब्दीली की बात की जा रही है। ऐसा हुआ तो सर्टनली कुछ जमातों को एतराज़ होगा। अब इलेक्शन कमीशन को ऐसा क्या करना चाहिए कि इस अमल में सब शरीक रहें, सबको एतमाद रहे? एतराज़ात शुरू हो गए तो फिर काम लंबा जा सकता है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब ये हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को कर देगा, तो हल्का बंदियों का एक्ट जो है उसके तहत किसी अदालत में इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान का हतमी रिजल्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार का अहम तरीन फैसला है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने होते हैं, तो हल्का बंदियों के बारे में कोई मजीद कोई अदालतें जो है उनके बारे में कोई केस की समाप्त ना करे और ना ही केस को लें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस साकिब निसार का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोई सूबे में किसी तरह के भी कोई भी अगर कोई बदमज़गी पैदा करना चाहेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले को मद्देनजर रखेगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी ECP हमसे बात कर रहे थे। अभी भी हम बात ही कर रहे हैं, पता कुछ नहीं है कि एक्चुअली इलेक्शंस कब होंगे तो अगले साल ही, बट व्हेन। अच्छा जी, मगर हो सकता है कि वो थोड़े से मतलब 15 दिन 20 दिन पहले हो जाए, जितना पहले इम्कान जाहिर किया जा रहा था। बट इलेक्शन कमीशन मोस्ट लाइकली कोई डेट अनाउंस करते। लेकिन जिस चीज़ का हमें पता है वो ये है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी का दौरा जो है, दौरा पाकिस्तान को हातमी शक्ल दे दी गई है। अच्छा, ये ट्रॉफी का दौरा है, दौरा पाकिस्तान से आपको लगता है ना कोई इंसान आ रहा है? ट्रॉफी ने आना है, ट्रॉफी का दौरा है पाकिस्तान। और ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जो है वो कल से शुरू होगा, 2 दिन का है, 5 और 6 सितंबर। और 2 रोज़ा टूर में ट्रॉफी को तालीमी इदारों, तारीखी मकामात और शॉपिंग मॉल्स ले जाया जाए। यार हमारे शो भी आनी चाहिए ये ट्रॉफी, है ना? बाकी मतलब इधर ही आ जाओ तो पूरा पाकिस्तान देख लेगा। खैर एनीवे, ICC वर्ल्ड कप इंडिया में आपको पता ही है 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि पाकिस्तान इंडिया मैच होगा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में। अब हो जाए, बिकॉज हम इंतज़ार में हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान प्रॉपर मैच होना चाहिए, बिकॉज ये एशिया कप वाला तो थोड़ा सा डैम्पर ही हो गया हमारा। चले कोई नहीं, अभी पता है क्या है, बारिश की पेश गोइयां और बारिश के बाद एशिया कप का स्पिरिट भी जरा, हाँ ना, और फिर ये भी और कहा भी तो यही जा रहा है कि अगली में कुछ मैचेस जो होंगे वो वेदर इज प्लेइंग। वो वेदर, हम इतने दीवाने, हम श्रीलंका की वेदर प्रेडिक्शंस देख रहे हैं, मैंने देखी है। सो वो खैर लेट्स सी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास तो बुलाया, क्या फैसला होता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। हमने लाहौर की सूरत हाल तो आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से परचून और
रिटेल के दाम हैं, चीनी की फ़ी किलो कीमत की हम बात कर रहे हैं, और वो बातें जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती जो कहते हैं कि चीनी कम खा लें, चीनी में कमी कर लें। भाई ये लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें क्या चीज़ कम खानी है, क्या चीज़ ज़्यादा खानी है। जरूर खाएं, लेकिन वो आपकी सेहत की वजह से, नॉट बिकॉज कि जी महंगी होगी है तो हम अच्छा भला खाते थे लेकिन अब ना खाएं। दैट इज रॉन्ग। द डिसीजन शुड बी आवर्स कि हम ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। आपके लिए ये कहना आसान है, आपको गरीब के घर के मसाइल नहीं पता। आपको नहीं पता कि गरीब के पास कुछ नहीं होता ना तो वो चीनी वाला पराठा बना के अपने बच्चों को खिला के सुला देता है। बहुत अच्छा भी होता है चीनी वाला। प्लीज़ ये मशवरे ना दिया करें। यू नो दीज मशवराज आर इनसेंसिटिव। खैर, हम रियाज आंडी से जानते हैं, वो कराची में मौजूद हैं और अपेरेंटली कहाँ हैं रियाज आप? यू नो बैकग्राउंड में तो ओल्ड सिटी एरिया की कोई इमारत नज़र आ रही है। वेरी राइट अब्दुल्ला, सही गैस है बिल्कुल। और चीनी मार्केट में हूँ और ख़बर यह है कि आज फिर 4 रुपये चीनी पे बढ़ गए हैं, तो 175 रुपये होल सेल्स में हो गई है ना। अब्दुल्ला, फ़्लो ऐसा है कि जैसे जैसे अब जैसे कीमत बढ़ रही है, जो लोग लेके जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में शहर के, तो वो वैसे वैसे चीनी की कीमत को फील कर रहे हैं। तो वो 180 भी आवाज़ है, 185 भी आवाज़ है। जिनके पास पुराना स्टॉक है वो 170 में भी बेच रहे हैं। तो ये है सूरत हाल इस वक्त। तो यस, मैं ये कहूँगा कि जवाद ने जो लाहौर से आपको अपडेट दी वो पूरे मुल्क का खाका उन्होंने खींच दिया है। क्यों है ना, ये बेसिकली डिबेट है। और आप हुमा का गिला बिल्कुल सही है कि हम ये बस राउंड एंड राउंड एंड राउंड जो है वो घूमे जा रहे हैं। एंड ये पूरा निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है कि उसमें कुछ लोग बेनिफिट करते हैं एंड वो सबके लिए अच्छा नहीं है। तो हमें इसको रिविज़िट करना है। आप दो अभी कह रहे थे कि चीनी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, लेट मी सिंक इन। ये बेसिकली हमें अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या हो, हम खुश कैसे रह सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपने बहुत सस्ती चीनी बनाई है, बहुत थोड़ी सी डिमांड है मुल्क की। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, सिर्फ 3 महीने में आप चीनी प्रोड्यूस करके आप लोगों को या इस तरह कर रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल हो गया है, चीनी इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया अगर वो ज़रूरत है खुराक की। तो और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करूं। आप बहुत बड़े अच्छे लोग होंगे आप सारे, लेकिन ये कि मैं कोई कंस्ट्रक्टिव काम करूं और यू नो अपनी पैदावार में, मुझे अनफॉर्चुनेटली आपके ये चेहरा दिखाना पड़ रहा है कि आप जो है वो सस्ती चीनी बनाकर सिर्फ इसलिए कि वो मार्केट बेस है, वो इंटरेस्ट के साथ जो है लिंक है, सारी चीज़ें वहीं जाके सिंक करती है। तो इट्स सो वेरी अनफॉर्चुनेट। इसको हमें रिविज़िट करना होगा। हम एक बहुत अमीर कौम है, सब ने जो है जितने, इसको यूँ समझे हुमा कि एक बड़ी टेबल है, उस पर जितने लोग आएंगे अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, टेबल बड़ी होती रहेगी, मेरी चॉइस बढ़ती रहेगी। लेकिन हर बंदा जो है, हर इदारा शायद वो सब ने अपने साइलोज बना हुए कि ये मेरा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, लेकिन तुम बहुत बड़ी प्लेट से जो है वो आउट हो गए हो। तो हमारा पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है। चीनी ये प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, इतनी इनकम हमारी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें कर सकें। लेकिन ये करे कौन, ये एक सवाल है जो बार बार हर जगह से मुझे मिल रहा है एंड अभी तक मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो सिस्टम है वो यही प्रोड्यूस करेगा, यही कर रहा है, हम सिर्फ हमारे लिए नहीं बाकी दुनिया में कर रहा है। अमेरिका को तो कोई मसला नहीं है ना डॉलर्स का, वो इट्स लाइक अ व्हर्लपूल। हमें लग रहा है कि हम बस उसी व्हर्लपूल में घूमे चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रियाज। और बात एक्चुअली ये है, और रियाज ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी कर दिया। बात यह है कि हमें ना नई प्रॉब्लम्स चाहिए। वी कैन नॉट बी स्टक इन द सेम फाइट्स दैट वी हैव बीन फाइटिंग फॉर द पास्ट मेनी इयर्स। मतलब ये चीनी वाला इट्स नॉट लाइक अ न्यू थिंग। मतलब ये तो हर कुछ अरसे बाद यही बातें होती का हैं। आप अखबार उठा के देख लें, 1967 का देख लें, तो कहीं ना कहीं अखबार में ये सुर्खी आपको जरूर नजर आएगी, चीनी माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। बहुत साल पहले वो 50-50 हो ड्रामे, वो सारी स्किट्स वगैरह होते थे ना, उनमें भी चीनी का जिक्र होता था। और आज हम 2023 में बैठे हुए, अभी तक वही रोले हैं। कहने का मतलब है वी नीड टू फिक्स सम थिंग्स एंड देन गो फॉरवर्ड। और फिर कोई चीज़ें उखड़ी होंगी तो उनको फिक्स करें। यही तो नहीं कि ना हर साल वही चीज़ें सामने आ रही हैं। That is the tragedy कि हम बढ़ते ही नहीं हैं। हम लिटरली 1 कदम आगे और 3 कदम पीछे वाली हमारी पेस है। So that's the problem। अभी हम जल्दी से कुछ हसीन विजुअल्स आपको दिखाना चाहेंगे और हमारे प्यारे शहर लाहौर के। अच्छा, हम खुशियाँ मना रहे हैं, कुछ बेहतर हो जाए। आपको कुछ दिन पहले मुल्तान का ट्रॉफी टूर भी दिखाया था ना, और अब एशिया कप ट्रॉफी पहुंची है लाहौर। और
ये एशिया कप ट्रॉफी, थोड़ी देर पहले हम आपको आईसीसी वर्ल्ड कप वाला कर रहे थे टूर, वो तो आएगी पाकिस्तान, वो कल से होगा। ये एशिया कप ये पहुंची लाहौर और ये कहाँ रखा हुआ, मैं ये सोच रहा हूँ। बादशाही मस्जिद के अच्छा मेरी बात सुने, कोई छोटी सी टेबल नहीं हो सकती थी इस ट्रॉफी को जगह जगह रखने के लिए, या इसका अपना कोई स्टैंड पेडेस्टल टाइप, वो पेडेस्टल टाइप होना चाहिए था। ट्रॉफी को भी तो इज्जत दो। ये देखिए जहाँ जहाँ ये कुर्सी टेबल सी आ गई है, चलें ये भी अच्छा शॉट है। बाकी और जगहों पे जो आपने जमीनों पे और दीवारों पे टिकाई हुई है, कुछ थोड़ा सा पेडेस्टल हो जाता ट्रॉफी का तो अच्छा लगता। ये तो गवर्नमेंट कॉल, हाँ ये ताज बना हुआ है, वंडरफुल जी। ये वाला पेडेस्टल हर जगह साथ ले जाते और हर जगह इसी पे रखते थे तो ज़्यादा अच्छे शॉट आते। बट लाहौर इज सो ग्रीन एंड सो प्रिटी, ऑल्दो गर्मी हुई है काफी ठीक ठाक किस्म की। ब्रेक के बाद मिल गया। यस अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। ओके लेट्स टॉक क्रिकेट। और यस अगेन बिकॉज वो हमारे लिए ज़रा बफर है, वरना बाकी खबरें तो आपको पता ही है क्या चल रही हैं। तो एशिया कप में जी कल ये हुआ, क्योंकि रोज़ी मैचेस हैं कोई ना कोई, तो बांग्लादेश ने मेरे ज़हन से निकल जाता है कि हमारे अलावा भी टीमें जो मैचेस खेल रही हैं एशिया कप में। सो फुल ऑफ हिमसेल्फ। अच्छा जी, बांग्लादेश अफगानिस्तान फिर हार गया ना, कहने का मतलब ये था। अभी तो मतलब इतनी सीरीज जो हमारे साथ थी उसमें भी कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से हरा दिया और बांग्लादेश के 334 नॉट अ बैड बाय द वे स्कोर, ज़बरदस्त किया बांग्लादेश ने भी, तो हमें भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए। तो 334 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम जो थी वो 245 रन पर पेवेलियन लौट गई और बांग्लादेश की जानिब से तस्कीन अहमद ने 4 और शरीफुल सलाम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश की जीत के बाद टूर्नामेंट ओपन हो गया है और पाकिस्तान के अलावा एशिया कप की बाकी 5 टीमों में से कोई भी फाइनल 4 तक नहीं पहुंचा और ना ही अभी दौड़ से बाहर हुआ है। आज नेपाल का मुकाबला कैंडी के पालेकेले में भारत से होगा। अगर कोई अपसेट हो जाता है तो भारत टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। वैसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर कल अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो रन रेट की बुनियाद पर श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से 2 टीमें सुपर 4 में जाएंगी। लेकिन एशिया कप के जबरदस्त मैचेस का मजा बारिशों ने सर्टनली अगेन हम कहेंगे किरकिरा कर दिया। मौसमियात ने सुपर 4 मैचेस के दौरान भी कोलंबो में शदीद बारिश क्या है, पहले नहीं पता था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट ये सब कुछ पता था, वी बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर अ व्हाइल। और ऑब्वियसली फिर खदशा यही होता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच जैसी सूरत हाल का सामना और मैचेस में भी हो सकता है। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने ट्विटर पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए इंकशाफ किया है कि उन्होंने श्रीलंका के बजाय यूएई का इंतखाब किया था, लेकिन न जाने क्यों आईसीसी ने श्रीलंका का इंतखाब कर लिया। अब न जाने क्यों में बहुत सी स्पेकुलेशन हो सकती है। इस मामले पर पीसीबी ने भी एशियन क्रिकेट काउंसिल से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया है, जिसके बाद आईसीसी ने कोलंबो के मुतबादिल वेन्यू की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। इसके बारे में हम ज़रा मज़ीद बात करते हैं, क्योंकि देयर आर सम अदर ऑप्शंस अगर देखा जाए तो। हमारे साथ मौजूद है मोइन खान साहब और आपको पता ही है जियो न्यूज़ का ज़बरदस्त पैनल है जो सारा दिन आपको एशिया कप के मैचेस के बारे में तज्ज़िये तबसरे फराहम करता रहता है। मोइन भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग अगेन। अब एशिया कप इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट, इतने मज़ेदार मैचेस हो रहे या हो सकते थे और लेकिन बारिश ने मामला ज़रा बिगाड़ दिए हैं। अब सोचा जा रहा है कि मज़ीद बारिश के खदशात की वजह से श्रीलंका में मैचेस कोलंबो से दम्बोला शिफ्ट कर दिए जाएँ। क्या आपको लगता है यही सबके लिए बेहतर होगा फैसला? जी बिल्कुल, मज़ा तो किरकिरा ज़रूर होता है जब भी ऐसा टूर्नामेंट हो जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया जैसी बड़ी टीमें खेल रही हों और मैच बारिश की नज़र हो जाता है, तो नेचुरली मज़ा किरकिरा तो होता है। लेकिन इस वक्त इस मौके पर यह सोचना कि मैचेस शिफ्ट हो जाए यकीनन मुश्किल लम्हा होगा उन तमाम टीमों के लिए जो पार्टिसिपेट करें। शायकीन मैच के लिए तो ज़रूर अच्छी बात है, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि अब वहाँ पे अगर प्रेडिक्शन हो और बारिश ना हो, क्योंकि श्रीलंका का पूरा रीजन ऐसा है कि जहाँ पे टाइम टू टाइम बारिश होती रहती है, स्पेशली जून जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत ही रेनी सीज़न होता है तो यहाँ पे इस मौके पे ये सोचना या एसीसी का शिफ्ट करना कि जो बकाया मैचेस हैं वो अच्छे हो जाएं या पूरे हो जाएं। सो लेट्स सी ये कैसा होगा डिसीजन एसीसी का। बट अगर पहले ही ये सोच लिया जाता था कि इंटरप्शन होगी ड्यूरिंग द मैचेस, पाकिस्तान इंडिया स्पेशली जो बड़े मैचेस हैं उसके
क्योंकि व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा होती है, लोग देखना चाहते हैं और बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान और इंडिया खेल रही थी तो ये चीज़ें अगर पहले सोच ली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। बट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मैं नहीं समझता कि इतना आसान ये फैसला होगा। लॉजिस्टिक्स के बहुत इशू होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। सो लेट्स सी, अगर हो जाता है मैच और ऐसा वेन्यू जहाँ पे कोई ऐसी श्योरिटी है कि बारिश नहीं होगी और पूरा मैच हो जाएगा तो व्हाई नॉट। अगर बड़े मैचेस बड़ी टीमों के अच्छे हो जाएं तो ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, एक तो ये मामला है बारिश वाला, एंड ऑब्वियसली वेदर वेन्यूज़ कैन बी चेंज और नॉट, और आप कह रहे हैं काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। बीच में पाकिस्तान का बेचारे का अलहदा हाल हुआ है क्योंकि इस पूरे मामले में पाकिस्तान टीम जो है वो शटल कॉक बनी हुई है। एक मैच मुल्तान खेला, फिर श्रीलंका चले गए, अब लाहौर आ गए हैं, कल जाने फिर कहाँ जाना पड़ेगा। तो इस तरह की ट्रैवलिंग का खिलाड़ियों पर कुछ तो इम्पैक्ट होता ही होगा इन अ नेगेटिव सेंस। जी, इस सिनेरियो में ऑफ कोर्स कोई भी टीम हो, नॉट ओनली कि सिर्फ पाकिस्तान टीम को मुश्किलात हो सकती हैं, बिल्कुल होंगी और होनी भी चाहिए, बिकॉज कि आपकी इतनी ऑन एंड ऑफ ट्रैवलिंग आ गई है। और अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि कोई मैच चेंज करते हैं, वेन्यू चेंज करते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एज़ पर स्केजुअल तो बड़ा डिफरेंट हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है टीमों को कोप अप करना। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल तो ज़रूर होगा, लेकिन एट दी एंड आप प्रोफेशनल हैं, आपको खेलना होता है नो मैटर व्हाट। ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। कोई भी टीम हारेगी ऐसे मैचेस के अंदर, वो फिर इसी चीज़ का एक्सक्यूज़ लेना शुरू कर देगी, जी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया क्यों रिलक्टेंट है पाकिस्तान आने से। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडिया के ऊपर और आईसीसी के ऊपर, बिकॉज कि आईसीसी का आइन ये कहता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, स्पेशली क्रिकेट में नहीं होना चाहिए और हमने देखा कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड शेड्यूल बनाया गया पाकिस्तान टीम के लिए और इंडिया के लिए, जो कि मैं समझता हूँ एट दी एंड क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। सो इंडिया को चाहिए इस चीज़ के ऊपर रिव्यू करें और अपने क्रिकेट बोर्ड को जो उनका क्रिकेट बोर्ड है उसको चाहिए कि वो गवर्नमेंट से बात करे, क्योंकि स्पोर्ट्स या स्पेशली क्रिकेट इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो ज़रूर रहेंगे, हमेशा रहेंगे पाकिस्तान इंडिया में, लेकिन आईसीसी अगर इंटरवेंशन नहीं करेगी इस चीज़ के अंदर तो आने वाले दिनों में ये जो क्रिकेट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ये ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो लेट्स प्रे कि आईसीसी इंटरवेंशन करे ज़रूर और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी इंडिया जाए और इंडिया की टीम भी पाकिस्तान आए। मैं यही दुआ कर सकता हूँ, बिकॉज कि इंडिया यहाँ नहीं आती और अगर इसके ऊपर प्रिंसिपल कोई डिसीजन या कोई थोड़ा सा सख्त डिसीजन हो तो फिर पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो आईसीसी से ये बोले कि हम भी फिर इंडिया नहीं जाएंगे। We totally agree with you। ये सिर्फ एक मुल्क अगर इंडिया मान जाता तो फिर ये सारा इधर उधर जाने का रौला ना होता। और एक बात बताओ, शायद कभी-कभी टिट फॉर टैट करने की जरूरत होती है अगले को रियलाइज कराने के लिए। मतलब अगर वर्ल्ड कप से हम भी स्टेप डाउन कर लेते हैं कि भाई हम नहीं आएंगे तो फिर वर्ल्ड कप की कोई अहमियत रह नहीं जाती। आई एम सॉरी। तो जब इंडिया अपनी मनवा सकता है कि हम नहीं आके खेलेंगे तो हमें भी थोड़ा सा कुछ स्पाइन दिखानी चाहिए। 100% कोई स्ट्रॉन्गर स्टेप लेना चाहिए था और अभी भी ले सकते हैं, लेकिन इन द सेंस एशिया कप में तो अगर इंडिया को ही तकलीफ थी ना कि हम पाकिस्तान नहीं आ सकते तो ना आए। बाकी टीमें हम सारे इधर उधर क्यों हुए हैं एक इंडिया की वजह से। थोड़ा सा प्रेशर पड़ता ना अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ना शामिल होता तो। अब देखिए मैचेस का क्या हाल हुआ है। अच्छे वाले पाकिस्तान सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठे करने वाले मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप के भी, जाहिर है पाकिस्तान इंडिया के। अगर वो ही ना हो तो फिर शायकीन का इंटरेस्ट तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो हम भी ये कह सकते थे कि भाई आप ये आई एम सॉरी ये कोलंबो के बारिश के बाद के मनाजर आप ये देख रहे हैं जहाँ पे फाइनल समेत मैचेस हैं बाकी भी, और वहाँ पे अब मैचेस को वहाँ से शिफ्ट करने की बात की जा रही है। ये तो वही बात होगी जो पिछले साल हमारा हाल पाकिस्तान में हुआ था ना, उसमें हम पूरा एक वर्ल्ड इवेंट करवा रहे होते। तो मतलब शिफ्टिंग हुई है पाकिस्तान से नॉट यूएई टू श्रीलंका विच इज नॉट इन अ स्टेट राइट नाउ कि वो ये पूरा टूर्नामेंट करा सके, बट नहीं हम करेंगे। पता है क्या, एक स्टोरी ये भी चल रही है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं अमित शाह, उन्होंने अपेरेंटली आगे आईसीसी में एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन के लिए कंटेस्ट कर, जय शाह सॉरी अमित के तो बेटे हैं, सो जय शाह उन्होंने आईसीसी के लिए ज़रा कुछ वो
एशियन ममालिक के वोट्स की हिमायत हासिल करनी है और हिस्ट्री श्रीलंका में उन्होंने टूर्नामेंट कराया है। तो अब ये ऐसी स्टोरीज बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं, ये तो वक्त आने पर पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मोइन भाई आप ये बता दीजिएगा, सॉरी हम ज़रा अपनी बातों में लग गए, अब कल के मैच की ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों की रेपुटेशन ये है कि ये खेलते अच्छा है लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। जो रिज़ल्ट आया है आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है या अपसेट कहेंगे इसको? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स फ्लोर जो हमारा प्रोग्राम होता है जी न्यूज़ के ऊपर, उसमें मेरी प्रेडिक्शन यही थी। मुझे बज़ाहिर ऐसे ही लगता था कि बांग्लादेश ये मैच आसानी से जीतेगी। आसानी नहीं भी कहें तो इसको मैं यही कहा था कि बांग्लादेश जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग मुझे नज़र आती है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की टीम है, अफ़गानिस्तान की टीम बड़े फॉर्मेट्स के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आती। और जहाँ T20 फॉर्मेट की बात होती है तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान बहुत मजबूत टीम है, इधर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल रही हो, इंडिया के ख़िलाफ़ खेल रही हो, श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेल रही हो या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेल रही हो। तो ये चूँकि फॉर्मेट थोड़ा लंबा फॉर्मेट है और यहाँ पे मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि जो राशिद खान है वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे इस मैच में, और हमने देखा कि उनकी जो इकॉनमी थी वो भी ज़्यादा रही है। और बांग्लादेश के प्लेयर्स दे आर यूज्ड टू ऑफ वनडे क्रिकेट, उन्होंने ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेली हुई है। यही वजह है मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो अच्छे परफॉर्मेंस दे सकेंगे आराम से अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और एक अच्छे इन्वायरमेंट में जहाँ पे सूटेबल कंडीशंस थी उनकी बैटिंग को, उन्होंने आउटस्टैंडिंग ओवर 300 रन्स बनाए और रिस्ट्रिक्ट किया और एक बहुत बड़ी विक्ट्री ली अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मोर देन 80 रन्स की। तो आई थिंक इट इज़ अ प्रूफ दैट दे आर बेटर एंड 100% दे आर बेटर। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की टीम देखा जाए तो T20 फॉर्मेट में स्ट्रॉन्ग टीम है, नॉट इन वनडे क्रिकेट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग मोइन भाई। अभी हम अब हम आगे बढ़ जाते हैं, वी आर गोइंग टू मूव ऑन, क्योंकि एक और बात करनी है। बहुत हो गई क्रिकेट की बात, लोगों की नहीं अभी और होगी, लोगों की एक्सपेक्टेशन पाकिस्तानियों की, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि निगरान हुकूमत को मुल्क की भागदौड़ संभाले 18 रोज़ ही गुजरे हैं, लेकिन आए दिन एक नया मसला जो है वो सर उठा रहा है। बिजली के महंगे बिल तो चल ही रहे हैं इस वक्त, डॉलर की बढ़ती कीमत, या फिर चीनी का बहरान जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है। तो आम आदमी को अजियत झेलनी पड़ रही है, बल्कि अजियत झेलनी नहीं पड़ रही, उसको कंटिन्यूएशन ऑफ द अजियत चल रही है, क्योंकि पहले कोई इतने को खास हालात थे नहीं। तो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि 18 दिनों में ये हाल है तो इलेक्शन तक जाने क्या होगा। निगरान वज़ीर आज़म को भी ऑब्वियसली यही फिक्र लाक है और इसीलिए उन्होंने माशी इस्तेकाम के लिए इकदाम उठाने का फैसला कर लिया है। अब क्या फैसला है सुने। हम इन तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम बार बार इसी हवाले से, जिसमें FPR का रोल है, FPR कौन कौन से एरिया में टैक्स कर सकता है, सिर्फ IPPs ही नहीं हैं और बाकी सेक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया कि क्या हम लॉयर्स को जिस तरह की उनकी अर्निंग्स हैं उनको टैक्स कर पा रहे हैं, क्या हम डॉक्टर्स को टैक्स कर पा रहे हैं, क्या हम मीडिया आउटलेट्स को टैक्स कर पा रहे हैं, क्या हम एग्री सेक्टर को टैक्स कर पा रहे हैं, बहुत सारे IT सेक्टर को टैक्स कर पा रहे हैं। दूसरे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी एबिलिटी टू टैक्स इज़ वेरी पुअर। वज़ीर आज़म की बातें बता रही हैं कि वो मईशत को सबसे बड़ा चैलेंज मान चुके हैं। ताजरों और दूसरे सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना ज़रूरी तो है, लेकिन निगरान हुकूमत की मौशी टीम IMF को बिजली की कीमतों पर अब तक मना नहीं सकी है। थोड़ा सा आगे करने की बात हो रही थी ना, डिफ़र हो जाए पेमेंट्स, ताजरों या किसानों को टैक्स देने पर कैसे आमादा करेगी। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जोर दे रहे हैं कि ताजरों को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा और बिजली चोरी को हर सूरत रोकना होगा। बाय द वे मार्केट्स की मार्केट्स हैं जो टैक्स नहीं देती हैं। और यस, ख्वाजा आसिफ साहब जब हुकूमत में थे तब भी उनको तनकीद भी की जाती थी अपनी पार्टी की तरफ से। वो कहते थे कि भाई डे लाइट का इस्तेमाल करें, ये यही होते थे जो सबसे ज़्यादा कहते थे, बट तब भी किसी ने नहीं सुना। सुनिए अब क्या कह रहे हैं। 24% जो है बिजली बिल में टैक्स है, जो FBR को कलेक्ट करना चाहिए और बिजली के बिलों के जरिए कलेक्ट हो रहा है। ये बुनियादी तौर पे गलत बात है। पिछले साल 4000 अरब रुपए की बिजली जो है बनाई गई और बेची गई, जिसमें से 3000 की अदायगी हुई, 25% की अदायगी नहीं हुई। पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं, ऐसे शहर हैं जिनमें मार्केटें हैं, 87% तक जो है जो वो बिजली चोरी करते हैं।
टैक्स देते नहीं हैं, बिजली का बिल अदा नहीं करते, चोरी करते हैं। 12-1 बजे करीब, 1:30 बजे, 2 बजे करीब जो है जुमे को 3 बजे खोलते हैं। नमाज शमाज पढ़ के अगे पिछले जो गुनाह ने बख्शवा के उसके बाद दुकाना खोल देना। ना वजीर को बिजली मुफ्त मिलती है, ना MNA को बिजली मुफ्त मिलती है। हमारी अदलिया है, ब्यूरोक्रेट हैं, ये सारे के सारे जो है ये बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, या कम से कम बहुत हद तक जो है इनको बिजली मुफ्त जो है वो दी जाती है। अच्छा ख्वाजा आसिफ, जो भी सोचते हो वैसे जो आप बता रहे थे, अब निगरान हुकूमत को ताजरों को टैक्स नेट में लाने के मशवरे ऑब्वियसली दे रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत, उनकी अपनी हुकूमत में जब साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की थी, तो आपको याद ही होगा कि नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ ने फैसले को वीटो कर दिया था, जिस पे हमने काफ़ी बात की थी कि कम ऑन फॉर वंस ये हो जाना चाहिए। तो अब इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में महंगाई की शरह 27.38% रही है। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट ने भी खदशा जाहिर किया कि तवानाई की कीमत बढ़ने से महंगाई में रोड आ रहा है, बात कहते हैं मजीद इजाफा होगा, जबकि रुपए की कदर में कमी भी ऑब्वियसली आपको पता है कि जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। और यहाँ गुज़िश्ता साल डिफ़ॉल्ट होने वाले श्रीलंका की बात करना इंतहाई ज़रूरी है, जहाँ सितंबर 2022 में महंगाई की शरह जो थी वो 69.8% थी, 69.8% थी, लेकिन गुज़श्ता माह अगस्त में अफरात ज़र की शरह 4% रही है। निगरान हुकूमत को श्रीलंका से सीखना चाहिए। एक साल में उन्होंने डिफ़ॉल्ट होकर ये कामयाबी कैसे हासिल की है, जो हम डिफ़ॉल्ट ना होने के बावजूद हासिल नहीं कर पा रहे हैं। When you will it, जब आप चाहते हैं ना कि चीज़ को ठीक करना। So what are the plans? अब निगरान वज़ीर आज़म के इस इंटरव्यू जो कि सलीम साफ़ी साहब ने लिया, सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी। What are the plans? नहीं सहाफ़ी नहीं, सलीम साफ़ी साहब। तो मैंने सलीम साफ़ी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अब बताइएगा, वज़ीर आज़म का इंटरव्यू देखें तो हमें तो ऐसा लगा 2 चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये कि वो मईशत को सबसे बड़ा चैलेंज मान रहे हैं, ज़ाहिरी बात है कि है भी, और दूसरा ये कि वो मईशत सुधारने के इक़दाम करने के लिए अगली हुकूमत का इंतज़ार नहीं करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन करना क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, करना करेंगे कैसे? जी बिल्कुल, मैं भी यही समझता हूँ। एक तो ये कि इस वक्त कोई भी निगरान हुकूमत होती तो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 मईशत ही होती, और ये मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म के एक्टिविटीज़ और इस इंटरव्यू से भी लगता है कि इमीडिएट प्रायोरिटी तो उनके ये बिजली के बिलों का मामला है, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है, और फिर जाती हुई हुकूमत ने कानून साजी करके इस निगरान हुकूमत को माशी हवालों से कुछ खसूसी इख्तियारात भी इसलिए दिए क्योंकि उस हुकूमत को ये एहसास था कि मईशत की हालत अबतर है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेप्स मईशत के हवाले से ये निगरान हुकूमत उठा ले जो कि सियासी जमातें मुख्तलिफ सियासी मजबूरियों की वजह से नहीं उठा सकती। अच्छा ये बताएंगे, आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, जब काकर साहब कुछ इक़दामात की बात करते हैं ख़ास तौर पर IMF, रिटेलर्स, ट्रेडर से मुतालिक, तो ये डोमेन है उनकी माशी टीम की। आपको लगता है कि वो मौजूदा टीम से मुतमईन हैं और उम्मीद रखते हैं कि यही वो लोग हैं जो कुछ अच्छे नताइज भी देंगे? नहीं, अब जाहिर बात है कि एक ख़ास हद से ज़्यादा अपनी माशी टीम वो अपनी ला भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते, न उनके पास इतना ज़्यादा दौरानियाँ हैं। जहाँ तक वज़ीर ख़जाना या मामले खसूसी बराए ख़जाना का ताल्लुक़ है, तो वो तो उनकी मर्ज़ी से उनकी तैनाती की गई है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि 2-3 दिनों में वो उनसे मायूस हो चुके होंगे। बाकी जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो तो ज़्यादातर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का है, लेकिन मेरे ख़्याल में कोई ज़्यादा सेटअप में तब्दीलियाँ इस वक्त उनके लिए मुमकिन भी नहीं होंगी, और उनको इसी माशी सेटअप के साथ काम चलाना होगा। अच्छा, एक और भी ज़रा चैलेंज है, ये तो चलिए माशी मामलात हैं, एक चैलेंज ये भी बन रहा है, वो ये है कि PTI जो है वो अपनी मुहिम बैरून मुल्क अदालती फोरम्स तक ले जाने के लिए तैयार कर चुकी है। शुरू ये मामला ऐसा हुआ तो फिर आलमी बिरादरी की तरफ से एक प्रेशर बन सकता है। तो क्या ये प्रेशर इतना बन सकता है कि यही हुकूमत चेयरमैन PTI को रिलीफ दे या डील देने पर मजबूर हो जाए, या जैसा भी प्रेशर हो ये अपने मौक़िफ़ पर कायम है, डटे हुए हैं, कर लेंगे बेसिकली?
नहीं, मेरे ख्याल में ये जो आलमी अदालत में जाने का फ़ैसला है या फिर जिस तरह के वकील का इंतखाब किया गया था, तो ये पीटीआई के लिए उल्टा उसके गले पड़ेगी और हुकूमत पे वो प्रेशर तो बढ़ा नहीं सकते, अलबत्ता अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज कर सकते हैं और पाकिस्तानी अवाम के यहाँ अपने लिए गुडविल में कमी का बायस बन सकता है ये पीटीआई के लिए। वजह उसकी ये है कि ये घर के अंदरूनी मामलात हैं और अगर आप उसको आलमी अदालतों में ले जाते हैं तो आप इंडिया और इस तरह की क़ुव्वतों का जो एक मुहिम जोई होती है पाकिस्तान को बदनाम करने की, तो आप उसका ऑटोमेटिकली हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी बात मेरे ख़्याल में हमारे जो आलमी अदालतों का या आलमी अदालत इंसाफ है, तो वो इस तरह के इंटरनल मामलात में एक ख़ास हद से ज़्यादा उलझती भी नहीं है। तो वैसे एक मीडिया मुहिम तो हो सकता है और मीडिया की एक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जो आलमी अदालत आज तक कश्मीरियों को इंसाफ नहीं दिलवा सकी, वो फ़लस्तीनियों को इंसाफ नहीं दिलवा सकी, तो वो पीटीआई के बेइंसाफ़ियों को जवाज़ कैसे फराहम कर सकती है और फिर ऐसे क्या इक़दामात उठा सकती है कि जो पाकिस्तान के लिए बाइंडिंग हो। और फिर जहाँ तक मगरिबी ममालिक का ताल्लुक़ है, तो उनकी पॉलिसियाँ ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इस तरह की चीज़ें वो एक एक्सक्यूज़ तो बनाते हैं और अपने लिए एक टूल के तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल चीज़ उनका अपना इंटरेस्ट होता है और उसी की बुनियाद पे वो किसी रियासत के साथ ताल्लुकात रखते हैं या खुशगवार करते हैं या उनके साथ ख़राब करते हैं या बिगाड़ते हैं या बनाते हैं। तो आलमी ताकतों के अपने इंटरेस्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेचुरली। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। भाई कहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो इम्तहानात में रिकॉर्ड बना रहे हैं, उनके IQ लेवल्स दुनिया परेशान है कि इतने ज़्यादा कैसे हैं। और फिर हमारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रही हैं और माशाल्लाह आपको पता ही है हमारे यहाँ ज़रा लड़कियों का स्पोर्ट्स में एक्सेल करना टिल डेट एक चैलेंज तो है। तो अगर छोटी बड़ी कैसी भी कामयाबी है, तो खैर बड़ी कामयाबी मिलती है ना, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। एक्शन स्पोर्ट्स मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी खवातीन फाइटर्स ना सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, कितने हम लेके आए ओवर द ईयर्स, बल्कि कामयाबियां भी समेट रही हैं। और हाल ही में पाकिस्तानी MMA स्टार जिनका नाम है अनीता करीम, उन्होंने थाईलैंड में शानदार कामयाबी जो है अपने नाम की है और उन्होंने थाई प्लेयर जिनका नाम बड़ा मुश्किल है बट समथिंग बंसून को आउट क्लास किया है। और पहले राउंड के 5 मिनट अनीता ने बंसून पर मुक्कों की बरसात की है। एंड इफ यू सी दैट वीडियो तो डर लग जाता है देख के, यू डोंट वांट टू बी इन द रिंग विद अनीता। और आपने क्राउड देखा है और आपने लेवल ऑफ मैच देखा है, मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और दूसरे राउंड में बाय द वे सिर्फ 1.25 मिनट बाद अनीता की हरीफ ने हार मान ली। इतने मुक्के खाने के बाद तो उसको पता चल गया होगा हार ही मान लो तो बेहतर है। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली अनीता करीम की ये चौथी प्रोफेशनल जीत है। अनीता हमारे साथ है। अनीता, कंग्रेचुलेशंस, वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। बिकॉज पिछले साल भी हमने आपसे बात की थी और आपसे बात करते ही हमें पिछले साल ही हमने ये कह दिया था कि हम आपसे दोबारा बात करेंगे बिकॉज यू आर अ चैंपियन। सो हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ फाइनली माशाल्लाह। मुल्क से दूर रहना, ट्रेनिंग, इतना मेहनत तलब ट्रेनिंग करना, घंटों की रोजाना रियाजत, बट यू नो नाउ द विक्ट्रीज आर कमिंग एज वेल। थैंक यू सो मच। अच्छा कुछ बताएं अपनी ट्रेनिंग का, इस मैच का। बड़ी कॉन्फिडेंट, अभी हम आपकी वीडियो देख रहे थे, आपको देख के लग रहा था कि आप रिंग में घुसते ही आपको पता होता है कि ये आई विल टेक इट और ये जीत मेरी। और हमने आपके पहले के मैचेस भी देखे हुए, हमें लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक नई बुलंदी पे पहुंच गया है। सुप्रीम हुआ हुआ जी, सारा कुछ कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है, मेहनत और कॉन्फिडेंस। अच्छा ये तो हो गया ना। अनीता भाई थोड़ा सा आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है? हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ गप्पे लगाएं और हमें थोड़ा सा बताएं कि ये कॉन्फिडेंस है तो सही, लेकिन कैसे आया, मतलब गुज़श्ता 6 महीने में आप आया? अनीता हमें अपना हरीफ ना समझें और 1.25 मिनट में हमें भी नॉकआउट कर दे, हमसे बातें करें। हाँ जी जरूर। अच्छा चलें, अब बताएं अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता दें।
जो हमारी ट्रेनिंग होती है फेडेक्स में 3 टाइम हमारी ट्रेनिंग होती है, सुबह, दिन को और शाम को हमारी रेगुलर मंडे टू सैटरडे हमारी ट्रेनिंग होती है और संडे हमें सिर्फ ऑफ मिलता है। और ये लगातार हमारा ट्रेनिंग चलता रहता है और जब फाइट्स होते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं और एक्स्ट्रा हमें पुश किया जाता है क्योंकि फाइट के लिए हमें ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। अच्छा अनीता, ये बताएं कि अब आप थाईलैंड में रह रही हैं, 1 साल का आपका है कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीज़ें, सारी ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, ये सब MMA के हवाले से, फाइट्स के हवाले से ही होती है या कोई और चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं? दूसरे कोई चीज़ें नहीं की जा सकती क्योंकि जो सुबह हमारी क्लास होती है वो 2 घंटे की क्लास होती है, फिर कभी 2:30 बजे हमारी 2:30 बजे क्लास फिर दिन को स्टार्ट होती है, 2:30 से 5, फिर 6:30 से फिर रात 8 बजे फिर हम लोग फारिग हो जाते हैं। तो उस टाइम या फिर हमें ये होता है कि अपने लिए थोड़ा कुछ खा के फिर हमें रेस्ट करना पड़ता है और अगले दिन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है और दूसरी चीज़ों के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। अच्छा मुझे बताइए, जिस तरह ये एक फ़ाइट हुई जिसमें आपने मतलब आउट क्लास कर दिया, हरीफ को नॉकआउट ही कर दिया बिल्कुल, ये आपके आगे इंटरनेशनल इसके अलावा भी, थाईलैंड के अलावा भी दीगर मुकाबलों में जाने के लिए क्या ये रास्ते हमवार होते हैं? आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं? ये कैसे काम करता है सारा सिस्टम? जी, क्योंकि जितने हम फाइट्स करते जाते हैं और विन्स हमें मिलते हैं उतने हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे। जिस तरह से टाइटल बेल्ट के लिए फ़ाइट होता है, वर्ल्ड चैम्पियंस के लिए, तो थोड़े से हम लोग उसके करीब होते जाते हैं क्योंकि हर किसी का, हर एक एथलीट्स का यही होता है कि वो एक दिन चैम्पियन बने। तो हमारा भी यही कोशिश होता है कि फ़ाइट्स करो, अच्छी परफॉर्मेंस दो और जितनी हो सकते अपने गोल के करीब जाने की कोशिश करें। अच्छा, डाइट का आपने जिक्र किया, तो क्या कोई स्पेशल डाइट होती है? और चूंकि आप थाईलैंड में हैं तो हम तो एग्जॉटिक फ्रूट्स ही सोच रहे हैं, वो सब कुछ भी होता होगा, स्पेशल है कुछ? ऐसा कोई स्पेशल नहीं होता क्योंकि जब हम लोग बस एक ही चीज़ को फोकस करते हैं, प्रोटीन हमारी अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह से डेली के हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं उसी तरह हमारी डाइट भी थोड़ी सी मतलब अच्छी हो, प्रोटीन कार्ब्स दोनों अच्छे हों। बाकी खाना वगैरह मैं ज़्यादा घर पर ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि थाई खाना मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता और ज़्यादा स्पाइसी भी होता है, तो हम लोग अपना ही सारा कुछ कर लेते हैं। चले, वंडरफुल। व्हाट्स नेक्स्ट अनीता, लास्टली बता दीजिए कि अगली कोई फाइट आ रही है जिसके लिए हमें ज़रा नज़र रखनी है और आपको शेयर अप करना है आप पे, इसीलिए तो आप माशाल्लाह वापस भी आई हैं हमारे शो पे। जी इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद फिर दोबारा फाइट्स होंगे और अभी तो कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगी नेक्स्ट फाइट की भी। चलें, वंडरफुल, गुड लक फॉर दैट। गुड लक अनीता, यू आर डूइंग वंडरफुल। दूर रहना, ट्रेनिंग करना मुश्किल होता है बिल्कुल, और यू नो दैट सैक्रिफाइस इज सर्टेनली पेइंग ऑफ। हमें सुन के खुशी हुई, अनीता हमें ब्रेक में बता रही थी कि इनके भाई भी इनके साथ हैं थाईलैंड में और वो भी ट्रेनिंग करते हैं, तो एटलीस्ट कोई फैमिली मेंबर होना बड़ा ज़रूरी है भाई, सपोर्ट सिस्टम आसान हो जाता, थोड़ा सा निस्बतन आसान हो जाता है मामला। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी सुपर 4 मैचेस के दौरान कोलंबो में शदीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है इनफैक्ट, और इसीलिए मैचेस को मूव करने का भी सोचा जा रहा है। पीसीबी का कोई ऑफिशियल स्टांस इस पर अब तक आया नहीं है। पीसीबी ने क्या सोचा है आपको पता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से तो इजलास बुला लिया गया है। सोहेल इमरान हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, वो इस वक्त श्रीलंका में ही मौजूद हैं, कैंडी में गालिबन। सो सोहेल भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब आप हमें ब्रेक में बता रहे थे कि बस जैसे ही क्रिकेट शुरू हुई है श्रीलंका में भी बारिशों का सीज़न शुरू हो गया है, इससे 1-2 माह पहले इतनी बारिशें नहीं हो रही थीं, तो हाउ इज़ इट लाइक, और बाकी सुपर 4 के बारे में क्या सोचा जा रहा है? अब्दुल्ला, इस हवाले से अगले 24 से 36 घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं क्योंकि एक इब्तदाई मशावरत गुज़श्ता रोज़ हुई थी ACC के ओहदेदारान की, जिसमें जो सेक्रेटरी BCCI हैं, प्रेसिडेंट हैं ACC के जय शाह, वो भी मौजूद थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ भी मौजूद थे, और श्रीलंका के जो स्टेक होल्डर है क्योंकि श्रीलंका होस्ट कर रहा है उनके नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद थे। अभी ब्रॉडकास्टर्स को भी किया गया था, ऑन बोर्ड लिया गया था, लेकिन
कोई अभी सिर्फ मुशावरत हुई है और उसमें कई ऑप्शंस थे जिसके ऊपर बात हुई है, और उसमें सबसे जो ऑप्शन है वो यही है कि कोच देखा ये जाए कि अगर पालिकले में ही मैचेस को जारी रखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिशों की उस तरह की पेश गोई नहीं है जितनी बारिशें पिछले 3 दिनों में हुई हैं। 17 किलोमीटर के फासले पर है यहाँ पर दम्बूला, वहां पर मैचेस रखने की ऑप्शन ज़ेरे गौर है, लेकिन दम्बूला में यकदम इतने मैचेस तादाद में कराना एक रुकावट बन सकता है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए। और उसके साथ साथ जहाँ पर हेमन टूटा है वहाँ पर सबसे ड्राइएस्ट बताया जा रहा है कि ये एक एरिया है जहाँ पर बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही हैं, वहाँ पर मैचेस कराए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो होटल्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स को भी उसके ऊपर एतराज है, क्योंकि अवे है स्टेडियम शहर से, तो ब्रॉडकास्टर्स जो है वो मेन स्टेक होल्डर है। इसी वजह से आज का पालिकले में जो मैच है नेपाल का और इंडिया का, उसके खत्म होने के बाद ब्रॉडकास्टर्स के साथ और उसके बाद होस्ट जो पाकिस्तान है वो और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं और एसीसी को वो लीड करते हैं जय शाह और श्रीलंकन, ये एक ऑफिशियली एक उनकी मीटिंग होगी जो कि कॉल की गई है इमरजेंसी में, उसमें ये तमाम तर ऑप्शन ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि होस्ट है तो उसके पास ये ले जाया जाएगा एसीसी की जानब से कि हमने ये फैसला किया है कि कोलंबो में बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, अगले हमारे पास 3 ऑप्शंस और हैं, उनमें से हमने एक को चुना है, अब आप बताएं हमने क्या करना है। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी इनपुट देगा और फिर जो सुपर 4 मरहला जो कब तक ये हो जाएगा फाइनल? अब्दुल्ला अगले से 24 से 36 घंटों के दौरान हमें बताया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। चलिए ये तो फाइनल हो जाएगा। एक बात हमने आपसे पूछनी थी जो हम अभी पूछ भी रहे थे, ये मैंने पूछा ना कि हम जो टीवी पे देखते हैं हमें थोड़ा थोड़ा नजर आता है कि इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स जब भी कहीं इधर उधर मिलते हैं तो बड़े अच्छा माहौल होता है, हाई फाइव्स चल रहे होते हैं, गप्पे और फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो आती हैं हंस रहे हैं एज इफ दे यू नो बड़े फ्रेंडली होते हैं। असल में भी यही हो रहा होता है, मतलब ये माहौल आप देख रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले वाली जमाने की क्रिकेट में नहीं देखा, बिल्कुल नहीं होता था। वो इससे पहले भी दोस्तियां रही हैं क्रिकेटर्स की, लेकिन वो मैदानों से बाहर रही हैं दोस्तियां। बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स से युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इनकी दोस्तियां पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ, शोएब अख्तर के साथ, शोएब मलिक के साथ बहुत ज्यादा दोस्तियां नहीं है। लेकिन जब क्रिकेट के मैदान में होते थे या वो उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और तरह की होती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमने देखा है कि ग्राउंड के अंदर भी वो एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे होते हैं और किसी ने बाउंसर पे शॉट नहीं मारी जा सका, जिससे आपने इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी देखा कि हारिस रऊफ ने 2 दफा जाके हार्दिक पांड्या के साथ गपशप की। यानी बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि हमने सही नोटिस किया है। हां, द वर्ल्ड इज चेंजिंग आई गेस। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू सो मच सुहेल इमरान, एंजॉय श्रीलंका एंड द मैचेस। और अब वेन्यूज वगैरह जो भी चेंज वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। चल जाएगा। दैट्स द टाइम।